Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of law of torts which is mentioned in our case mat. केस का नाम है रेलन वर्सेस फ्लेचर। ये 1868 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में डिफेंडेंट का नाम रेलेंस होता है। वो अपने लैंड पर एक रिजर्वर कंस्ट्रक्ट करवाता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से, ताकि वो अपने मिल में वाटर सप्लाई कर सके। तो जब उसका रिजर्वर बनकर तैयार होता है तो उसमें एक फॉल्ट ये आ जाती है कि उस रिजर्वर से पानी जो है बह करके उसके पड़ोसी प्लेंटिफ फ्लेचर के कोल माइन में चला जाता है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ फ्लेचर को बहुत डैमेज सहना पड़ता है। और ये जो नेग्लिजेंस हुआ था वो नेग्लिजेंस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया था। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये पाती है कि जिन इंजीनियर्स ने इस रिजर्वर को बनाया था वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, और चूंकि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे इसलिए उनके नेग्लिजेंस की वजह से डिफेंडेंट को वाइकेरस लायबिलिटी के तहत लायबल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस ग्राउंड पे तो कंपनसेशन मिलने से रहा प्लेंटिफ को, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो नेग्लिजेंट नहीं था। कोर्ट जो है डिफेंडेंट को लायबल मानी और कोर्ट ने कहा कि भाई डिफेंडेंट ने इस रिजर्वर में वाटर सप्लाई करवाया था और इस वजह से डिफेंडेंट की ये लायबिलिटी बनती है कि वो इस वाटर को किस तरह से प्रिजर्व करे, और अगर वाटर को सही से प्रिजर्व नहीं कर पाता है और उसकी वजह से किसी को डैमेज होता है तो डिफेंडेंट जो है वो लायबल होगा। कोर्ट इस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को इम्पोज करते हुए कहती है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए दो कंडीशन का होना ज़रूरी है। पहला ये है कि डिफेंडेंट अपने लैंड का जो इस्तेमाल कर रहा है उस लैंड में से अगर कुछ भी एस्केप होता है तो वो एस्केप जो है वो हजार्डस एस्केप होना चाहिए। दूसरा है कि डिफेंडेंट अपने लैंड का जो इस्तेमाल कर रहा है वो नॉन नेचुरल यूज़ होना चाहिए, यानी कि जनरली लैंड का इस्तेमाल जो है जिस चीज़ के लिए किया जाता है उस चीज़ के लिए डिफेंडेंट नहीं कर रहा है बल्कि किसी और चीज़ के लिए कर रहा है, यानी कि ये स्पेशल यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से दूसरे लोगों को डेंजर यानी कि ख़तरा हो सकता है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं उसके बाद अगर डिफेंडेंट का नेग्लिजेंस हो या ना हो, इंटेंशन हो या ना हो, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। डिफेंडेंट की वजह से अगर प्लेंटिफ का हार्म हुआ है तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी बनेगी। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंडीशन के लिए तीन चीज़ एसेंशियल है। पहला कि उस लैंड पर डेंजरस थिंग होना चाहिए। दूसरा, उस लैंड पर जो डेंजरस थिंग है वो वहाँ से एस्केप हो जाए। और तीसरा, वो जो लैंड है वो नॉन नेचुरल यूज़ के लिए हो। रेलन वर्सेस फ्लेचर केस में जो रेलेंस रूल दिया गया था उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पर डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं बनेगी। पहला है कि अगर प्लेंटिफ का खुद का डिफ़ॉल्ट हो और उसकी वजह से प्लेंटिफ को हार्म हुआ है तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं बनेगी। दूसरा है, ये हार्म अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है तो भी डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं बनेगी। तीसरा है कि अगर किसी थर्ड पार्टी ने इंटरवेन कर दिया है तो भी डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं बनेगी, जिसे हम नोवस एक्टस इंटरवेनियन भी कहते हैं। चौथा है कि अगर प्लेंटिफ ने खुद कंसेंट दे दिया है तो भी डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं बनेगी, जिसे हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया कहते हैं। और पांचवा है कि अगर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अपने लीगल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है तब अगर प्लेंटिफ को हार्म हुआ है तो भी डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं रेलेंस रूल में। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।